क्लास में आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ाया था, उसकी मेन आर्कोलॉजिकल साइट्स पढ़ाए थे। तो आज हम इम्पोर्टेंट ये देखेंगे कि इसकी टाउन प्लानिंग क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन का क्या था, स्क्रिप्ट कैसी थी, या पढ़ी जा सकती थी या नहीं पढ़ी जा सकती थी, या पॉलिटिकल सिस्टम कैसा होगा, या ड्रेनेज सिस्टम जिसके लिए बहुत फेमस है। तो ये सब चीजें हम इसके अंदर देखेंगे, और डिक्लाइनिंग के रीजन इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पा सभ्यता के डिक्लाइनिंग रीजन क्या क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। टाउन प्लानिंग मतलब उसका स्ट्रक्चर कैसा बना हुआ था, हड़प्पा के लोग रहते कैसे थे, आज हमारी जैसी सिटीज है उससे कंपेयर करेंगे कि कैसे था और कैसे नहीं था। तो उसका टाउन प्लानिंग पढ़ेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब मैंने क्लास स्टार्ट करी थी पिछली जो थी, अर्बन सिविलाइजेशन थी। हमारे आज के शहर है तो उसी की तरीके से वो हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन थी या हमारी हड़प्पा सभ्यता थी, और इसे हम सिंधु घाटी सभ्यता भी बोलते हैं। अब ऐसे बोलते हैं कि ये जो सिंधु घाटी सभ्यता थी ना, ये ट्रेड और कॉमर्स पे बेस्ड थी। ट्रेड कॉमर्स सब होता है, मैंने बोला था मेसोपोटामियन सील्स भी मिली है, पर्शियन सील्स भी मिली है, सिलेंड्रिकल सील्स भी मिली है। इससे ये पता लगता है कि वो ट्रेड और कॉमर्स करते थे। ठीक है, अब इससे है टाउन्स। अब ये बात की गई कि टाउन्स जो थे हमारे टू पार्ट्स में डिवाइडेड थे। पहला पार्ट क्या था, वेस्टर्न पार्ट बोला गया है जिसे सिटाडेल बोला गया है। इसके अंदर क्या था, ये आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे हाइट पे बनाया जाता था। फॉर एग्जांपल ये ले लेते हैं हम वेस्टर्न पार्ट और ये ईस्टर्न पार्ट। वेस्टर्न पार्ट छोटा होता था पर वो हाइट पे होता था। लाइक जैसे अभी हमारे फोर्ट्स हाइट्स पे बने हुए हैं, चाहे उनका स्ट्रक्चर छोटा हो और पूरा शहर बहुत बड़ा हो, उसी तरीके से। तो ये वेस्टर्न पार्ट एरिया वाइज छोटा होता था और ये हाइट पे होता था, उसे सिटाडेल बोला है। ये कम्युनिटी में बहुत ज्यादा इसको इम्पोर्टेंस दी जाती थी। ऐसा माना गया है कि हाइट पे है, बहुत बड़ी बड़ी जगह मिली है, शायद यहाँ एलीट क्लासेस रहा करती थी। शायद ये बोलना जरूरी इसलिए है क्योंकि कोई भी स्क्रिप्ट रिटन फॉर्म में या हम इसे पढ़ नहीं पाए हैं, क्योंकि इसकी स्क्रिप्ट जो थी ना वो पिक्टोग्राफिकल थी। हम स्ट्रक्चर्स या डिजाइन से देख सकते हैं उसको, है ना। नेक्स्ट है ईस्टर्न पार्ट था, इसे लोअर टाउन बोला गया है। अगर एग्जाम में आए, अब जो भी एग्जाम में प्रिपेयर कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब का या एसएससी भी दे रहे हैं, तो दो पार्ट में था। फर्स्ट था क्या था, सिटाडेल था, और सेकंड ईस्टर्न पार्ट था जिसे लोअर टाउन बोला है। ये हाइट वाइज थोड़ा कम था कंपेयर टू ऊपर वाले सिटाडेल के। और ये कम्युनिटी पीपल, मतलब कम्युनिटी पीपल इंपॉर्टेंस दे रहे थे पहले वाले में, और इसमें कॉमन पीपल्स के लिए था जो नॉर्मल लोग होते थे। अब नेक्स्ट पार्ट ये है कि ये जो थे इसमें है ना फोर्टिफिकेशन किया गया है, मतलब किलेबंदी। जब हमने आपने कोई भी किले या फोर्ट जब आप घूमने जाते थे तो, या जाते होंगे, लाइक आमेर फोर्ट या जोधपुर का फोर्ट, आप ये देखते होंगे। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है कुंभलगढ़ फोर्ट। कुंभलगढ़ फोर्ट किस लिए फेमस है, उसके फोर्टिफिकेशन के लिए। उसकी दीवारें और जो बड़े बड़े फोर्टिफिकेशन हो रखा है, किलेबंदी बहुत बड़ी है ना, सैटेलाइट से भी वो दिखती है। अब उन्होंने ये बोला कि सेपरेट फोर्टिफिकेशन किया गया था दोनों के लिए, दोनों को सिक्योरिटी के लिए सेपरेट फोर्टिफिकेशन किया गया था, किलेबंद किया गया था फॉर द सिक्योरिटी। ठीक है, इसका जो स्ट्रक्चर था, हम आगे बात ये करेंगे, ये जो स्ट्रक्चर था ना, इसको कैसे बना गया था या इसे कैसे किया था, इसका मतलब हमारा सिटी का स्ट्रक्चर कैसा था। चेस बोर्ड बेस था या कैसा था, इसे डिवाइडेड कैसे किया गया है, चेस बोर्ड बेस, जैसे हम शतरंज खेलते हैं वैसे इसका स्ट्रक्चर रखा गया था ऐसे। अब बात ये आती है कि ये कैसे, मतलब आज हमारे यहाँ गलियां बनी हुई है, कहीं पे राउंड होती है, कहीं पे सर्कुलर होती है, कहीं पे टेढ़ी मेढ़ी होती है, कहीं वेव्स वाली होती है। तो यहाँ पे ये बात की गई, जो सड़कें थी वो ऐसे राइट एंगल्स पे काटती थी, है ना, राइट एंगल्स पे काटती थी, 90 डिग्री पे सड़कें काटती थी, और इसका ये स्ट्रक्चर इसी तरीके से बताया गया है। और इसे बोलते थे ग्रिड फैशन में फॉलो करते थे। ये मेन इंपॉर्टेंट चीज है। अब आगे धीरे धीरे देखा ये गया कि जैसे जैसे है ना हम इंडस वैली सिविलाइजेशन की स्ट्रक्चर या टाउन प्लानिंग की बात करेंगे, तो इसके जो हाउसेस थे, जो घर बने हुए थे, वो सिंगल स्टोरी में थे। आज एक मंजिला इमारत भी देखते हैं और दो मंजिला इमारत भी कई कई जगह पे हमने देखा है। कई कई जगह पे आप बड़ी बड़ी जगह भी देखेंगे, कई जगह पे खुद के प्राइवेट वेल्स भी थे, मतलब वेल्स को बोलते हैं खुद के प्राइवेट कुएं भी थे उनके घरों में। नेक्स्ट है उनकी जो ब्रिक्स थी,
मैंने आपको प्रीवियस क्लास में ये बताया था कि जो ब्रिक्स जो ईंटें थी ना वो पकी हुई थी, तो उन्होंने लाहौर से कराची तक बिछा दी। तो इससे क्या प्रूफ होता है कि जो ईंटें थी वो भी पकी हुई थी। अब जो हमारे फर्स्ट और सेकंड फ्लोर की बात की गई है, वो कहीं पे प्राइवेट वेल्स भी मिल रहे हैं। प्राइवेट वेल्स कहाँ कहाँ पे मिल रहे हैं? बनावली में मिल रहे हैं। बनावली हड़प्पन सिविलाइजेशन की साइट है, बनावली में मिल रहे हैं। और कहाँ पे मिल रहा है? कालीबंगा में मिल रहे हैं। कालीबंगा, कालीबंगा का मतलब होता है ब्लैक बैंगल्स, काली चूड़ियां। ठीक है, दो जगह पे ये देखा गया कि खुद के प्राइवेट घरों में खुद पर्सनल कुएं भी उनके हुआ करते थे। इसमें हम ये बोल सकते हैं इनके खुद के प्राइवेट वेल थे। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप ये देखना कि इसमें कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है। अर्बन सिविलाइजेशन है, दो पार्ट में डिवाइडेड थे टाउन्स, वेस्टर्न और ईस्टर्न, सिटाडेल और लोअर टाउन। फोर्टिफिकेशन सेपरेट था, चेस बोर्ड पे बेस था, राइट एंगल पे। ग्रिड फैशन फॉलो करते थे। प्राइवेट वेल्स बनावली और कालीबंगा में मिला है। सिंगल स्टोरी और डबल स्टोरी हाउसेस थे, पकी हुई ईंटें थी। तो आपने ये वाला स्क्रीनशॉट ले लिया। अब इसके आगे हम देखेंगे कि क्या क्या चीजें और मिली और टाउन प्लानिंग इसका इतना इम्पोर्टेंट है, इतना अच्छा क्यों था और इसे अर्बन सिविलाइजेशन क्यों बोलते हैं। नेक्स्ट था, हर में इन्हें स्टेयर्स और सीढ़ियां देखी गई है। स्टेयर्स को सीढ़ियां बोलते हैं। वेल्स मतलब कुएं देखे गए हैं। पर्टिकुलरली किचन देखी गई है कि उनके घर में रसोइयां थी और सबके है ना अलग अलग वॉशरूम्स या बाथरूम देखे गए हैं, है ना। तो अब नेक्स्ट पे ये कि एक जगह थी जहां पे 700 में ज्यादा कुएं मिले हैं मोहनजोदड़ो के अंदर। ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखा गया सबसे इंपॉर्टेंट फीचर ये था, ये आप लर्न कर लेना कि जो दरवाजे थे ना वो फर्स्ट और सेकंड फ्लोर पे नहीं खुलते थे। और पहली बात ये, जो दरवाजे हैं हमारे वो मेन रोड पे नहीं खुलते थे। मेन रोड से मतलब पीछे वाली, अगर मेन रोड यहाँ से जा रही है तो दरवाजे पीछे से खुलेंगे। ये हर जगह हड़प्पन सिविलाइजेशन में सेफ्टी पर्पस के लिए शायद देखा गया है। बट एक ऐसी जगह है लोथल जहां पे मेन डोर की तरफ दरवाजे खुले हुए हैं, ये अलग से है आपका। और नेक्स्ट में हम देखेंगे फर्स्ट फ्लोर और ग्राउंड फ्लोर पे जो था वो विंडोज वहां पे ओपन नहीं हो रही थी। मतलब विंडोज, मेन डोर की बात तो हो गई कि मेन डोर कहाँ पे था, मेन रोड पे नहीं खुलता था। जो हमारी खिड़कियां थी, खिड़कियां भी ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर पे नहीं होती थी। क्यों नहीं होती थी? प्राइवेसी पर्पस के लिए। ऐसा नहीं था कि उनकी बीवी बीवी कोई देख ले, पर ठीक है प्राइवेसी पर्पस के लिए होता था कि फर्स्ट फ्लोर पे भी नहीं होती थी और ग्राउंड फ्लोर पे भी खिड़कियां नहीं देखी गई है। तो लोथल वाली चीज आप याद रखना कि अलग से कहाँ पे देखा गया है कि मेन डोर की तरफ खुलती था, वो था लोथल। अब ड्रेनेज सिस्टम क्या था कि आज का हमारा ड्रेनेज सिस्टम में हम क्या देखते हैं, थोड़ी सी बारिश होती है और पानी भर जाता है, पूरा शहर हमारा डूब जाता है, गाड़ियां डूब जाती है। पर हम हड़प्पन सिविलाइजेशन की एक तारीफ ये करेंगे कि फर्स्ट सिविलाइजेशन थी वर्ल्ड की जिसका ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा था। पकी हुई नालियां थी, मतलब पकी हुई नालियों से ये है कि जो उनकी ईंटें थी ना वो पकी हुई थी, अच्छे से सेट की गई थी। और ब्रिक्स भी उनकी पकी हुई थी। वॉशरूम एकदम हमारे ढंग से फिटिंग जैसी हुई हुई होती है ना, वैसी फिटिंग हुई हुई थी। फ्लश टॉयलेट्स थे। सारी जो नालियां है ढकी हुई थी, आज भी हमारी नालियां ढकी हुई नहीं है। म्युनिसिपल अथॉरिटी शायद कोई तो वर्क करती होगी। इससे हमें ये पता लगता है कि शायद कोई तो चीज वर्क करती होगी तभी इतना अच्छा स्ट्रक्चर देखा गया है। अब जो भी ड्रेन्स कवर्ड थी वहां पे एक मैन होल्स देखे गए हैं। मैन होल्स का मतलब ये होता है कि अगर ये ड्रेन है तो बीच बीच में गड्ढे बनाए गए हैं। यहाँ पे ऐसे गड्ढों की तरह यहाँ पे कचरा इकट्ठा हो जाता था, जब इसको खोलेंगे तो यहाँ से निकाला जाता था। इसके क्या है, यहाँ से उठाएंगे, यहाँ से कचरा लेंगे तो यहाँ से जो नहीं होता पानी तो ऊपर फ्लोट कर जाता है, नीचे कचरा रह जाता है। ठीक है, अब इसमें ये देखा गया यहाँ से कचरा निकाल लेते थे, इससे हाइजीन भी बनी रहती थी और ये बहुत अच्छा फीचर है इंडस वैली सिविलाइजेशन का। सेकेंड बात ये है, जो ब्रिक्स थी उसका कोई स्टैंडर्ड डायमेंशन होता था, एक पर्टिकुलरली डायमेंशन भी होती थी 1:2:4 डायमेंशन की। ऐसी बात नहीं है, जहाँ पे कोने बनाते थे तो इस साइज की भी मिली है कई ब्रिक्स, पर ज्यादातर डायमेंशन ये देखा गया है 1:2:4। ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो आज हमने ड्रेनेज सिस्टम तो इसका देख लिया है कि ड्रेनेज सिस्टम कैसा था, ढकी हुई नालियां थी, शायद इस पे म्युनिसिपल अथॉरिटी बहुत अच्छा वर्क करती होगी, तो ये सब चीजें हमने देख ली है। अब नेक्स्ट बात ये आती है कि इतना अच्छा ड्रेनेज सिस्टम है, इसे वर्ल्ड की फर्स्ट सिविलाइजेशन बोला गया है कि इतना अच्छा ड्रेनेज सिस्टम था इसका, कि बहुत सारी इसके कंटेम्पररी सिविलाइजेशन भी चल रही थी, मेसोपोटामियन चल रही थी, इजिप्शियन चल रही थी, पर इसका ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा था। प्राइवेसी की भी बात की गई है, फर्स्ट फ्लोर पे विंडोज नहीं है, ग्राउंड फ्लोर पे विंडो नहीं है, कि ठीक है। अब नेक्स्ट है कि कौन सा ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन या कोई तो एडमिनिस्ट्रेशन चला रहा होगा या लोग खुद से ही ऐसी सफाई कर रहे थे, ये तो पॉसिबल नहीं है। पर ये बोला गया कि एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में है ना, स्क्रिप्ट्स में कोई जानकारी नहीं मिल रही है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ने के लिए पहले मैं स्क्रिप्ट की बात ये करती हूँ कि स्क्रिप्ट को आज तक पढ़ा नहीं गया है, क्योंकि इसे पढ़ा नहीं गया तो हम पूरा जानकारी से ऐसे बता नहीं पा सकते कि इसके स्क्रिप्ट में क्या लिखा गया था या इसकी अथॉरिटी कौन थी। तो इसलिए हम शायद लगाते हैं इसकी स्क्रिप्ट पिक्टोग्राफिकल थी। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है कि पिक्टोग्राफिकल स्क्रिप्ट कौन सी होती है, जिसमें पिक्चर्स और सिंबल्स का यूज किया जाता है। आप गुफाओं में देखते होंगे एक हंटिंग का भाला लेके भाग रहा है और ऐसे कार्टून जैसे ऐसे स्ट्रक्चर बने हुए हैं, दैट इज अ पिक्टोग्राफिकल्स, है ना। जानवर बनाए हुए हैं, अजीबो गरीब, हंसने की बात नहीं है, ऐसे ही पिक्टोग्राफिकल स्क्रिप्ट्स होती है। इसमें ये देखा गया है कि अल्फाबेट्स नहीं होते इसके अंदर, और ऐसे ही पिक्टोग्राफी 375 से 400 पिक्टोग्राफ्स मिले हैं। अब ये जो स्क्रिप्ट थी, ये पता जरूर लगेगा कि राइट टू लेफ्ट लिखी जाती थी या लेफ्ट टू राइट लिखी जाती थी। ये राइट से लेफ्ट लिखी जाती थी, फिर ऐसे ये राइट टू लेफ्ट लिखी जाती थी। तो ये स्क्रिप्ट के बारे में था। अब वापस हम एडमिनिस्ट्रेशन पे आते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन पे ये था कि स्क्रिप्ट नहीं पढ़ी जा सकती तो हम एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में कुछ भी नहीं बोल सकते, पर ये देखा गया कि कोई क्लियर आइडिया नहीं है, पर कल्चरल होमोजेनिटी थी। क्योंकि ये हम इसलिए बोल सकते हैं कि कोई तो ऑटोनॉमस बॉडी होगी या कोई तो बॉडी होगी कि इतना अच्छा काम कर पा रहे हैं वो, उनका ड्रेनेज सिस्टम इतना अच्छा है, इतना क्लीन रख पा रहे हैं। शायद ही बोला गया कि पुरोहित या वैश्य है ना, हड़प्पन सिविलाइजेशन पे रूल करते थे। ग्रेट बात मिला, इतनी बड़ी बड़ी जगह मिली है। उनके स्ट्रक्चर में ये देखा गया है कि वो एक हाइट पे स्ट्रक्चर है, सिटाडेल फोर्टिफाइड है, और अलग से स्ट्रक्चर, बड़े बड़े स्ट्रक्चर देखे गए। पर शायद ही बोला गया क्योंकि मर्चेंट्स और ट्रेड बहुत ज्यादा होता था, तो हर बार में हम ये बोलते हैं कि शायद, क्योंकि इसकी स्क्रिप्ट नहीं पढ़ी गई, तो शायद हम ये बोल सकते हैं कि पुरोहित या वैश्य में से कोई हड़प्पा पे रूल करता था। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब ये देखेंगे कि इकोनॉमी कैसे चलती थी, ट्रेड हो रहा है, कॉमर्स हो रहा है, सील्स मिल रही है मेसोपोटामिया की, पर्शियंस की मिल रही है। तो अब ये देखेंगे कि इसकी इकोनॉमी किस पे बेस्ड थी। हर इकोनॉमी, आज भी हमारे हिंदुस्तान की इकोनॉमी एग्रीकल्चर बेस्ड है, उसी से हम बहुत ज़्यादा ग्रो कर पाए हैं और हमारे किसान हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो उसी टाइम पे बहुत पुरानी बात हो रही है, तो एग्रीकल्चर बेस्ड हमारी इकोनॉमी थी और बहुत ज्यादा सरप्लस प्रोडक्शन करते थे। सरप्लस प्रोडक्शन हो रहा है मतलब एक तो खुद के लिए यूज करते हैं, सरप्लस मतलब ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है तो ये चीजें बेचते भी थे और ऐसे भी यूज करते थे। बार्टर सिस्टम का यूज होता था क्योंकि पहले कॉइन्स है, ये सब चीजें नहीं मिली है, सील्स मिली है, ट्रेड हो रहा है, तो चीज के बदले चीज दी जाती थी, ये बार्टर सिस्टम होता है। अब जो क्रॉप्स थी, हर तरह की क्रॉप वहाँ पे उगी थी, ये देखा गया है, बहुत सारे एविडेंसेस मिले हैं। अब ये देखा गया कि रागी का कोई एविडेंस नहीं मिला है कि रागी वहाँ पे शायद नहीं उगाई जाती होगी, क्योंकि ऐसे कोई दाने या कोई चीज नहीं मिली। एक तरह की ये क्रॉप, मतलब देखा गया है कि क्रॉप उगाने का भी कोई टाइम होता है, तो ये एक ही बार क्रॉप उगाते थे, इनका पीरियड होता था नवंबर से शायद ही अप्रैल तक क्रॉप उगाते थे। अब इरिगेशन किससे करते थे, मैंने जब क्लास स्टार्ट की थी फर्स्ट क्लास में, जब आर्कोलॉजिकल एविडेंसेस बताए थे, उसमें मैंने ये बताया था कि इरिगेशन, हर सिविलाइजेशन, हर सभ्यता किसी न किसी नदी के किनारे बसती है, क्योंकि हमारे खाने से भी ज्यादा जरूरी है पानी। पानी से क्या हो रहा है, हम पानी पी रहे हैं क्योंकि बिन खाने के तो हम रह लेंगे, पर पानी के बिना हम नहीं रह पाएंगे। तो रिवर से ये इरिगेशन करते थे कि आराम से अपना प्रोडक्शन भी बढ़ा सकते हैं, एग्रीकल्चर कर सकते हैं, एनिमल्स को पानी पिला सकते हैं, खुद भी पानी पी सकते हैं। तो इसी में इन्होंने बोला रिवर से इरिगेशन होता था।
पर मैंने ये भी बताया था कई जगह पे आर्टिफिशियल सोर्सेज भी हैं। आर्टिफिशियल सोर्सेज क्या है कि खुद से बनाए हुए पानी की जगह। तो पॉन्ड कहाँ पे मिला है, धोलावीरा के अंदर मिला है। और कैनाल कहाँ पे मिली है, श्वातोगाई के अंदर मिली है। अब ये देखा गया गुजरात में राइस और बाजरा के चीजें, राइस और बाजरा मिले है, रागी नहीं मिली है, पर राइस और बाजरा के रिमेन्स मिले, मतलब कुछ दाने मिल जाते हैं। तो ये बोला जा सकता है कि गुजरात में ये चीज मिली है। तो जहाँ पे जो जो चीज मिली है आपको ये याद करनी है। रागी नहीं मिली, याद करना, जो चीज नहीं मिली वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वुडन का फल मिला है कि जोतने की जो थी, क्योंकि आयरन की टिप अभी नहीं आई है, क्योंकि आयरन अभी नहीं आया है, आयरन आगे है, नहीं तो बहुत सारे टूल्स भी मिलते। तो वुडन की चीजें भी मिली है कि वुडन का हल मिला है जिससे वो ज्यादा खुदाई करते थे। अब जैसे जैसे आयरन आएगा आगे जाके जब हम हिस्ट्री में पढ़ेंगे तो और डीप डिगिंग होगी। तो ये आपका एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी थी, और इस इकोनॉमी में हमने एग्रीकल्चर वाला पार्ट पढ़ लिया है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। अब हमने पहले क्या देखा, पहले हमने देखा कि अब एग्रीकल्चर कर रहे हैं, एग्रीकल्चर के बाद भी कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है हमारी इकोनॉमी के लिए कि एनिमल हस्बेंड्री करते थे। अब सिविलाइजेशन आ गई, खेती कर रहे हैं, अब एनिमल्स पालेंगे, एनिमल पाल रहे हैं, एनिमल हस्बेंड्री कर रहे हैं, मतलब हर तरह के एनिमल्स का डोमेस्टिकेशन, उनको पालते थे, पालतू पशु भी रखते थे। अब हम गुल की सील यहाँ पे देखी गई है, मतलब एक कुंवरदार बैल की सील देखी गई है, इसका मतलब शायद ये भी रखे जाते थे, और सील बन रही है, इसका मतलब ऐसा कोई जानवर था। तो ये चीज बता रहे हैं। हड़प्पा कल्चर में हम हॉर्सेस नहीं देखेंगे, क्योंकि शायद इन्हें इनकी इतनी इम्पोर्टेंस पता नहीं होगी और ना ऐसी चीजें मिली है। तो ये देखा गया। अब जो रिमेन्स है, एलिफेंट्स के रिमेन्स मिले हैं गुजरात के अंदर। गुजरात के अंदर ये इंपॉर्टेंट है आपकी, मैक्सिमम पिक्चर ऑफ सील किसकी मिली है, सबसे ज्यादा यूनिकॉर्न की मिली है। यूनिकॉर्न में से माना जाता है कि शायद ये वाला ऐसा कोई एनिमल होता नहीं है कि घोड़े जैसा दिखता है, पर घोड़े के मुंह के आगे एक ऐसा सील बना होता है जो आपके बहुत सुंदर सुंदर सॉफ्टवेयर आते हैं ना, वैसा यूनिकॉर्न का सॉफ्टवेयर आता है, पिंक कलर का और सुंदर से यूनिकॉर्न एक सील निकला हुआ होता है। वैसे सील है ना हड़प्पन सिविलाइजेशन में मिले हैं बहुत ज्यादा। तो ये एनिमल हस्बेंड्री था। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि अब हमने पशु पाल लिए, एग्रीकल्चर कर लिया, इकोनॉमी की बात करते हैं। इकोनॉमी में अब क्या है कि इंडस्ट्रीज भी बहुत सारी थी, हमें पकी हुई ईंटें मिल रहे हैं, तो कहाँ पे ईंटों का भट्टा भी होगा, आज हमारे ईंटों के भट्टे होते हैं, मीनार जैसी स्ट्रक्चर होती है। तो ये सब चीजें भी देखी है। अब इसमें क्या है, मेटल इंडस्ट्री मिली है, मैंने बोला ब्रॉन्ज की फिगर बहुत मिली है, ब्रॉन्ज का चैरियट मिला है, डांसिंग गर्ल मिली है। तो ये कहीं पे तो ब्रॉन्ज बनाना इन्हें आता होगा, मतलब इन्हें पर्टिकुलरली अच्छा रेशो पता था ब्रॉन्ज किससे बनता है, टिन और कॉपर से बनता है। टिन और कॉपर से तो बनता है, पर क्या टिन और कॉपर हर जगह मिलता है, लाइक आप उज्जैन से हैं, जयपुर से हैं, तो आप जयपुर में भी आपको टिन और कॉपर मिलेगा। उसके लिए आप कहाँ जाएंगे, जैसे कॉपर आज भी हम बहुत सारे राजस्थान के एग्जाम में पढ़ते हैं कि कॉपर खेतड़ी बहुत फेमस है, कि कॉपर वहां से मिलता है। तो ये बोला गया कि ये खेतड़ी से कॉपर मंगवाते थे और टिन अफगानिस्तान से मंगवाते थे। तो इन्हें पता था। इसका मतलब क्या हो रहा है, एक्सटर्नल ट्रेड, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट भी हो रहा है चीजों का, चीजें बनाने के लिए ये मंगवा भी रहे हैं और भेज भी रहे हैं। ये कई ऑर्नामेंट्स मिले हैं गोल्ड और सिल्वर के, ऑर्नामेंट्स पहनते थे पर इतने ज्यादा नहीं मिले, क्योंकि गोल्ड और जो सिल्वर था वो प्रेशियस था, इतने जल्दी नहीं मिलता। तो ये ऑर्नामेंट्स मिले हैं गोल्ड और सिल्वर के। अब नेक्स्ट ये देखा गया ऑर्नामेंट्स, ये जरूरी नहीं है कि फीमेल ही पहन रही है, मेल भी पहन रहे हैं, पहले फीमेल्स भी पहनते थे और बहुत सुंदर, मैंने काजल लिपस्टिक बिंदी सबकी बात कर ली है ना, बिंदी तो मैं बोल रही हूँ कि लिपस्टिक की बात कर रही है, वैनिटी बॉक्स की बात कर रही है, तो ऑर्नामेंट्स ये पहनते थे। अब है ब्रिक इंडस्ट्री, ईंटों के भट्टे, कहीं पे तो सबसे ज्यादा डेवलप थी, क्योंकि बर्न ब्रिक, जली हुई ईंटों से, पकी हुई ईंटों से हड़प्पा सिविलाइजेशन सबसे फेमस इसीलिए है। तो बहुत ज्यादा सबसे डेवलप्ड इंडस्ट्री थी। इसका रेशो हम आगे भी बढ़ चुके हैं, 4:2:1 में ये रेशो में बनाई जाती थी। और ये है एल शेप में भी कई ईंटें बनी है, जैसे हमें ना किसी घर का कॉर्नर बनाना है तो ये एल शेप की ईंटें ऐसे बनाते थे। ये भी चीजें देखने को मिली है यहाँ पे। तो ये सेकेंड, ये इंडस्ट्री हो गई ब्रिक इंडस्ट्री। अब है कॉटेज इंडस्ट्री,
ये देखा गया छोटा सा टुकड़ा मिला है, वुमेन बुना हुआ कॉटन का, वहां से मिला है मोहनजोदड़ो से। ये आपके कहाँ से ये देख सकते हैं, कॉटन का टुकड़ा कहाँ से मिला है, मोहनजोदड़ो से मिला है। शेल इंडस्ट्री, शेल मतलब सीप, सीप की सीप कहाँ मिलते हैं, पानी के पास मिलते हैं। तो पानी के पास वाली जगह कौन सी है, गुजरात है। कोस्टल एरियाज में पानी के पास वाली जगह में गुजरात, नागेश्वर, पाकिस्तान के बालाकोट में सबसे ज्यादा ये शेल इंडस्ट्री थी। इससे ये बैंगल्स बनाते थे, ज्वेलरी पहनते थे, तो ये इसके लिए फेमस था। अब सबसे इम्पोर्टेंट ये है बीट इंडस्ट्री। बीट्स छोटे छोटे मनके पहनते थे ज्वेलरी में, आपने बहुत सारे स्ट्रक्चर्स में भी ये चीजें देखी और सील्स में ये देखी है। अब वेरियस टाइप्स ऑफ स्टोन्स थे, बहुत तरह के स्टोन्स से भी बीड्स बनाए जाते थे, जिसमें स्टोन्स में थे कार्नेलियन, लाजवट और सेलखड़ी। ये इन स्टोन से ये बीड्स बनाई जाती थी। सबसे जो प्रेशियस स्टोन होते थे वो मिडिल एशिया से मंगाए जाते थे। और पर ये जो बीट इंडस्ट्री थी ये कहाँ पे थी, लोथल और चुनादाना में बीट इंडस्ट्री थी। यहाँ पे मनके बनाए जाते थे, इनकी इंडस्ट्री, इन्हें इंडस्ट्रियल साइड भी बोला गया है लोथल को। तो ये था हमारे इकोनॉमी में इंडस्ट्री वाला पार्ट। अब नेक्स्ट हम बढ़े, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। अब हम देखेंगे ट्रेड और कॉमर्स। ट्रेड कॉमर्स एक्सटर्नल और इंटरनल ट्रेड दोनों तरह के होते हैं। कोई चीज़ या कोई स्ट्रक्चर बन रही है तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं से तो वो लेते होंगे या कहीं ना कहीं से इंपोर्ट करते होंगे। तो ये देखा गया कि ट्रेड जो था एक्सटर्नल और फॉरेन, और हमने यहाँ पे भी मंगवाते थे, फॉरेन भी होता था और डोमेस्टिक ट्रेड भी होता था। अब सी और लैंड रूट दोनों के थ्रू होता था ये ट्रेड। ये मेसोपोटामिया और इसमें से हमें सील मिल रही है, इससे हमें पता लग रहा है कि फॉरेन ट्रेड हो रहा है। पर्शियन सील मिल रही है, इससे पता लग रहा है कि फॉरेन ट्रेड हो रहा है। अब इससे क्या हो रहा है, ट्रेड हमें मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के साथ हुआ है क्योंकि सिलेंड्रिकल सील हमें मिली है। अब नेक्स्ट ये है इंफॉर्मेशन हब हमें इससे किससे मिलती है, सारगॉन इंस्क्रिप्शन, हिंदी में इसे अभिलेख बोलेंगे। सारगॉन के अभिलेख से ये पता लगा कि जो ये इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पा सभ्यता के लोग थे उसे मेलुहा बोला है इन्होंने, और ये सेलर सिटी के नाम से या पोर्ट सिटी के नाम से भी जानते थे, इस इंस्क्रिप्शन में मेंशन है। इन्होंने ये बोला है कि डिस्क्राइब किया है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन ने कि यहाँ के कंट्री में एक हाजा नाम का बर्ड होता था, हाजा नाम का पक्षी होता था, ये पिकॉक है हमारा मोर। अब ट्रेड जो था वो कैसे होता था, वो पोर्ट से होता था, और पोर्ट से होता था उसे उर बोला गया है, ये वर्ड मिला है उर। और बहरीन और ओमान में ये देखा गया है कि बहरीन ओमान इंटरमीडिएट ट्रेड स्टेशन थे, मतलब एक जगह से फिर दूसरे पे सामान छोड़ देते थे, फिर वहां से आगे कैरी ऑन होता था। तो ये इंटरमीडिएट स्टेशंस माना गया है बहरीन और ओमान को। अब ये तो हमारा ट्रेड की बात हो गई कि फॉरेन ट्रेड होते थे या डोमेस्टिक होते थे, कैसे होते थे। जैसे कॉपर की बात करी कि कॉपर भी खेतड़ी से लाया जा रहा है। अब बात आती है ट्रेड तो कर रहे हैं पर अब उसका एक्सचेंज कैसे करेंगे या उसकी सील की बात कैसे की जा रही है। स्टोन क्या सील्स में ना, ऐसे सील्स बहुत सारी मिली है, कभी कभी यूनिकॉर्न मिल रहा है, कभी कोई और चीज मिल रही है, कभी पशुपति शिवा मिल रहे हैं, तो सील्स बहुत ज्यादा देखी गई है। पशुपति शिवा मैंने एक स्ट्रक्चर बना के दिखाया था और बोला भी था कि आप इस पे हंसिए मत, तो वो वाले पशुपति शिवा सेलखड़ी का स्टोन यूज किया है। और ये जनरली मोस्टली क्या देखा गया है, स्क्वायर शेप में ही ये है ना बनाई जाती थी सील्स। अब इन्होंने ना मेटल मनी यूज नहीं हुई थी, उस टाइम पे कोई मेटल का सिस्टम नहीं था। एक्सचेंज क्या था मीडियम का, बार्टर सिस्टम था। अब सबसे बड़ी बात ये आती है कि बार्टर सिस्टम होता क्या है, गुड्स के बदले गुड्स लेना। फॉर एग्जाम्पल आपने मुझे गाय दी और मैं आपको उसी अमाउंट या हमें समहाउ जो उसको चीज़ की ज़रूरत है मैं उसे दे दूँ, मैं उसे अनाज की 2 बोरियां दे दूँ, वो मुझे गाय दे दे। अगर मुझे फिर कोई और चीज़ की ज़रूरत है तो मुझे वो और चीज़ कोई और मुझे दे देगा, तो इसे हम बार्टर सिस्टम बोलते हैं। जब मनी नहीं था तो बार्टर सिस्टम से हम एक्सचेंज करते थे हमारे गुड्स को, तो वो बार्टर सिस्टम होता है। अब बार्टर सिस्टम हो रहा है तो वेट तोलने की भी कोई चीज़ें होती होगी, तो वेट्स और मेजर्स अर्बन पीपल है ना, इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो इंडस के लोग थे वो वेट्स और मेजर्स यूज करते थे। वेट नापने के लिए, तोलने के लिए चट स्टोन का यूज किया करते थे वो। अब
ये हमारा देखा गया कि हमने पहले इंडस्ट्री देख ली, ट्रेड कॉमर्स देख लिया, सील्स कौन सी यूज कर रहे हैं, बार्टर सिस्टम मतलब मेटल का कोई यूज नहीं था मनी में। अब धीरे धीरे इतना ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ, मेटल आएगा, आयरन आएगा, तभी तो मेटल मनी का यूज़ किया जा सकता है। धीरे धीरे डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं। और ये भी बता दिया कि वेट्स और मेजर्स अर्बन पीपल यूज़ करते थे, वेट्स में चर्च स्टोन का यूज़ होता था। नेक्स्ट हम अब इसकी रिलीजियस कंडीशन पढ़ेंगे, आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इनकी रिलीजियस कंडीशन देखेंगे। हमने एडमिनिस्ट्रेशन देखा, क्योंकि हम ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं जान पा रहे हैं, हम इसलिए नहीं जान पा रहे हैं क्योंकि हमें इसकी लैंग्वेज नहीं पढ़ पा रहे हैं, या हमें ऐसे अल्फ़ाबेटिकल कोई चीज़ नहीं मिली है कि हम पढ़ नहीं पा रहे। अब इसके रिलीजन के बारे में हम जानेंगे। रिलीजन में ये बोलते थे नेचुरल चीज़ों की पूजा करते थे। आपने एक मूवी देखी होगी अवतार, अवतार में देखा होगा कि वो ईवा और इन सब चीज़ों की पूजा करते थे, नेचुरल चीज़ों की पूजा करते थे, क्योंकि पहले जो चीज़ें थी वो नेचुरल चीज़ों की थी। भगवान और ये सब चीज़ें मूर्तियाँ बाद में आई, वैदिक एज आया, जैसे वैदिक संस्कृति आई, धीरे धीरे हमें चीज़ें पता लगने लगा और ब्रह्मा विष्णु महेश का कंसेप्ट आया। इससे पहले हमारा एनवायरनमेंट की ही पूजा करते थे, पशु पक्षी पेड़ पौधों की पूजा करते थे, तो वो नेचुरल चीज़ों की पूजा करते थे। मेल और फीमेल डाइटी दोनों की वर्शिप करते थे, वो दोनों मतलब मेल और फीमेल दोनों की करते थे। यज्ञास परफॉर्म होते थे, मतलब यज्ञ हुआ करते थे। इस चीज़ के एविडेंसेस मिले हैं, पर ऐसा कोई एविडेंस नहीं मिला यहाँ पे ना, टेम्पल्स की स्ट्रक्चर कोई नहीं देखी गई कि अलग से कोई टेम्पल, ये सब नहीं देखा गया। तो इसीलिए बोला जा सकता है कि नेचर की पूजा की जाती थी, प्लांट्स और ट्री की पूजा की जाती थी, और पीपल को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है, उनकी वर्शिप की जाती थी। पीपल का पेड़ आज भी उसकी पूजा की जाती है, क्योंकि वो हमें ऑक्सीजन ज़्यादा देता है। तो ये है, पीपल की पूजा की जाती थी। आपने इसी सिविलाइजेशन में एक देखा होगा, एक अंकल टाइप एक बैठे हुए हैं योगी की मुद्रा में, वहाँ पे पीपल के पत्ते ऐसे कुछ बने हुए हैं उनकी शॉल पे। तो ये स्ट्रक्चर देखी गई, मतलब पीपल को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाने लगी। बर्ड्स और एनिमल को भी पूजा जाता था, क्योंकि ये सब चीज़ें हमें कुछ ना कुछ, हमें रिसोर्सेज के रूप में हम इन्हें यूज़ करते हैं। गाय हमें लाइक फॉर दूध देती है, तो हम वो हमारी माता है, बहुत सारे उसमें न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं। अब सब कुछ इनके लिए यही था। स्वास्तिक को भी पूजा जाता था। स्वास्तिक का तब हमें ये देखने को मिल गया कि स्वास्तिक की पूजा भी होती थी। ये सिंबल हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन में मिला है। इमॉर्टलिटी ऑफ सोल और इनकार्नेशन, मतलब पुनर्जन्म में ये विश्वास रखते थे, और आत्मा की अमरता पे भी विश्वास करते थे। ये हम क्यों बोल सकते हैं, जब दफनाया जाता था तो हमने ये देखा, या आज हम है ना म्यूजियम में जाते हैं तो मम्मी लेटी हुई होती है, मम्मी के पास में बहुत सारे सामान रखे हुए होते हैं, बर्तन रखे हुए होते हैं। तो ये पहले हड़प्पा के भी टाइम पे थे। जब आप दिल्ली म्यूजियम गए होंगे, आपने वहाँ पे एक स्केलेटन देखा होगा बीच में, वहाँ पे यहाँ पे स्केलेटन है और पास में है ना ऐसे जार रखे हुए हैं, चीज़ें रखी हुई हैं। ये इसीलिए रखते थे, इनका मानना था कि इनका पुनर्जन्म होगा वापस, या शायद इनको इन चीज़ों की खाने पीने की, या बहुत इनसे जिस चीज़ से प्यार होता था वो चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, तो ये चीज़ वो रखते थे। तो इसीलिए बोला है कि पुनर्जन्म में और आत्मा की अमरता पे ये लोग विश्वास करते थे। और यहाँ पे अग्नि वेदिकाएं बहुत ज़्यादा मिली है, फायर ऑल्टर्स भी मिले हैं, एनिमल्स का सेक्रीफाइसेस के एविडेंसेस बहुत ज़्यादा मिले हैं यहाँ पे। अब ये देखा गया है कि रिलीजियस कंडीशन में हम ऑल ओवर ये जान सकते हैं कि टेम्पल्स के बारे में कोई भी एविडेंसेस नहीं मिला है, और नेचर की पूजा करते थे, अग्नि वेदिकाओं को। और यजनास का हम इसलिए बोल रहे हैं, हमने एक स्ट्रक्चर पढ़ा था ग्रेट बाथ, वहाँ पे ये देखा गया था बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है, शायद कोई यजनास परफॉर्म होते होंगे, या पुरोहित की कोई ऐसी चीज़ थी जहाँ पे इतनी बड़ी जगह है और बहुत सारे नहाने की जगह है। पूजा करने के लिए ही नहाने की ज़रूरत होती है सबसे ज़्यादा, तो शायद ही हम ये चीज़ बोल सकते हैं। अमरता पे इसलिए या पुनर्जन्म पे इसलिए विश्वास रख रहे हैं क्योंकि बहुत सारी चीज़ें साथ में लेके इनको दफनाया जाता था। तो नेक्स्ट हम ये देखेंगे कि हमारी रिलीजियस कंडीशन हो गई, और नेक्स्ट हम देखेंगे कि इतनी बड़ी जो सभ्यता थी उसका डिक्लाइनिंग रीज़न कुछ तो हो गई, या एकदम से कोई सिविलाइजेशन डिक्लाइन हो गई, ऐसा हो नहीं सकता। तो अब ये देखेंगे कि अलग अलग हिस्टोरियन ने, अलग अलग इतिहासकारों ने इसका डिक्लाइनिंग रीज़न क्या क्या बताया है, या कैसे इतनी बड़ी सिविलाइजेशन, इतनी बड़ी सभ्यता एक साथ डिक्लाइन हो गई। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हमने इतनी बड़ी सभ्यता का सारी चीज़ें पढ़ ली है, उसका एग्रीकल्चर पढ़ लिया है, इकोनॉमिक कंडीशन पढ़ रही हैं, सोशल कंडीशन,
रिलीजियस कंडीशन, उसकी स्क्रिप्ट कैसी थी। तो इतनी बड़ी सिविलाइजेशन के बारे में ये सब चीज़ें तो हो गई। अगर इतनी बड़ी सिविलाइजेशन थी तो उसका डिक्लाइन कैसे हुआ, और इतनी बड़ी सिविलाइजेशन एकदम से तो ख़त्म नहीं हो सकती, या किसी का डिक्लाइन यूं ही हो गया हो। तो अलग अलग हिस्टोरियन ने और अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग चीज़ें दी हैं। सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक ये माना जाता है कि आर्यंस का इन्वेजन हुआ था, इस वजह से शायद हमारी इतनी बड़ी सिविलाइजेशन गायब हो गई। मार्टिमम व्हीलन और गॉर्डन चाइल्ड, ये सबसे इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप मास्टर्स या बैचलर्स की पढ़ाई कर रहे हैं तो आपके लिए ये वाला नीचे वाला पार्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है। हमें सबसे इंपॉर्टेंट जानना ये है कि सबसे पहले ये माना गया आर्यंस का इन्वेजन हुआ था, पर ये जो 200 साल का जो गैप आ रहा है आर्यंस के इन्वेजन में, ये हम ऐसे तो नहीं बोल सकते कि 200 साल के बाद में आर्यंस आए और बोला गया कि आर्यंस के इन्वेजन से इनका डिक्लाइन हो गया। तो उन 200 सालों में क्या हुआ होगा, अगर आपको इसके बारे में पता है तो आप मेरे को कमेंट में बताना। पर ये नहीं सही हम ढंग से इसलिए नहीं मान सकते क्योंकि इन दोनों ने बोला कि आर्यंस के इन्वेजन से ही हुआ, पर उनके आने से पहले 200 साल और थे। तो इतनी बड़ी सिविलाइजेशन या इतने सारे लोग एकदम से नहीं मरते। फॉर एग्जाम्पल्स लाइक एकदम से ऐसी कोई महामारी आ गई हो, जैसे हमारे कोरोना आ गई, तो ये वाली चीज़ें भी कई हिस्टोरियंस ने बोला, कोरोना तो नहीं, उन्होंने बोला कि कोई महामारी या ऐसी चीज़ें हो गई, शायद फ्लड आ गया हो, या ऐसी कोई क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज हो गई हो। रिवर, जो हर सिविलाइजेशन किसी ना किसी रिवर पे थी, हर कोई जगह, हर महीने में कोई ना कोई प्लेस बताइए आपको, वो किसी ना किसी नदी के किनारे थी। तो उन्होंने ये बोला कि कई जगह तो नदियाँ सूख गई और कई जगह फ्लड आ गया। तो ये रीजन हम मान सकते हैं कि कई कई जगह ये सब चीज़ें हो गई हों। तो धीरे धीरे अब ये माना गया कि कई कई रिवर बहुत ज़्यादा ड्राई हो गई थी और एरिडिटी आ गई थी, सूखने लग गई थी। तो लोगों को क्या हो गया था कि यहाँ से लोग जाने लग गए थे। कई कई जगह फ्लड भी आ गया था। अब बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट्स अर्थक्वेक आने लग गए थे, मलेरिया फैलने लग गया था, एपिडेमिक्स आ गए थे। ये रीज़न बहुत सारे माने गए अलग अलग हिस्टोरियंस ने। उन्होंने ये बोला कि शायद इंडस वैली सिविलाइजेशन का डिक्लाइनिंग का रीज़न ये है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट हमारे लिए मार्टिन व्हीलर और गॉर्डन चाइल्ड हैं। जॉन मार्शल और अर्नेस्ट मैके ने फ्लड बताया, चेंज ऑफ कोर्स ऑफ पार्ट्स ऑफ इंडस रिवर लैम्बर्ट ने बताया, अब क्लाइमेट चेंज भी बताया, कई लोगों ने एपिडेमिक भी बताया, कईयों ने बोला इकोलॉजिकल इम्बैलेंस भी हुआ है, कई लोगों ने अर्थक्वेक भी बताया। अर्थक्वेक एमआर सानी, रिक्स और डेल्स ने बताया। तो ये सब कुछ चीज़ें थी। अब इन्होंने ये बोला है कि इन सब चीज़ों से शायद डिक्लाइन हुआ होगा, पर हम ये नहीं बोल सकते कि सिर्फ एक रीज़न की वजह से इतनी बड़ी सभ्यता एक साथ सिमट के रह गई हो और एकदम से ख़त्म हो गई हो। तो ये बहुत सारे रीजंस रहे होंगे, क्योंकि हर सिविलाइजेशन किसी ना किसी नदी पे है। मैं हमेशा बोल रही हूँ, नदियाँ सूख रही है तो वो लोग शायद आगे की तरफ या कहीं पे चले गए होंगे या यहाँ पे नहीं रहे होंगे। पर इतने सारे लोग एकदम से गए कहाँ, या कहाँ पे गए होंगे वो सब लोग, क्योंकि एरिड हो गया या कहीं पे फ्लड आ गया, बहुत सारे लोग मर गए होंगे। तो बहुत सारी सिविलाइजेशन, या हमारी इतनी बड़ी सिविलाइजेशन का डिक्लाइनिंग रीज़न कुछ हिस्टोरियन या कुछ इतिहासकारों ने ये सब दिए हैं। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे बताइएगा, और आप ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए मेरा चैनल।